हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। तो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था न्यूक्लिक एसिड दैट इज जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए के बारे में। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए। और वैसे भी इस टॉपिक का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्लास 12th के केमिस्ट्री पार्ट 2 बायो मॉलिक्यूल में एज इट इज़ इनको सेम टू सेम पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। ठीक है। अब जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से हम लोगों ने उस चीज़ों को कवर किया है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन बहुत तसल्ली से आराम से देखना आप लोग, बहुत मज़ा आएगा। एक एक चीज़ को बहुत जीरो से एकदम बेसिक लेवल से हम लोगों ने वहाँ पर कवर किया है। तो आइए हम लोग आज अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो आज का वीडियो है ना, ये थोड़ा सा लिंक है, थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा पूरा। देखो, हमारा वीडियो का स्पेशलिटी यही होता है कि आपको एक एक वीडियो इंटैक्ट फॉर्म में मिलेगा, आपको समझ में पूरा पूरा आएगा। भले चाहे आप कोई और वीडियो देखे हो नहीं देखे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक है कि नहीं है, कुछ नहीं, आपको एक वीडियो कोई भी कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टॉपिक है ना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसका जरूरत क्यों पड़ा। देखो, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बात पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि डीएनए, ये जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत ज़्यादा छोटा। अब ये जो लंबा सा जो डीएनए है, वो उस छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर में कैसे रहेगा। तो आप इमेजिन करो, जैसे जब हम लोग मार्केट में जब वुल खरीदने जाते हैं ना, वून जो होता है, वून, ठीक है, स्वेटर वाला जो होता है वून, मार्केट में जब आप ऊन खरीदने के लिए जाओगे, तो वो दुकान में एकदम समेट के ऐसे करके वो रखा हुआ रहेगा। आप इमेजिन करो कि आप उसको एक धागा को ऐसे लेके बाइक पर ऐसे आप चले जाओ, है ना, बहुत लंबा सा वो खींचा जाएगा, आपके घर तक वो खींचा जाएगा। तो हम यहाँ से ये बात समझ पाए कि एक बहुत लंबा सा धागा को हम लोग एक छोटे से स्पेस में हम लोग उसको ऐसे कंडेंस करके पैकेज करके रख सकते हैं। करेक्ट है। तो ये टॉपिक का शुरुआत वहीं से हुआ है कि डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा होता है, उसको एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर में रखना है, तो उसको हम लोग कैसे रखेंगे, वो कंडेंस करके रखेंगे, पैकेज करके रखेंगे। तो ये टॉपिक हमारा आता है क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो कि किसमें किसमें होगा, प्रोकैरियोट वाले सेल में अलग होगा, यूकैरियोट वाले सेल में अलग होगा। तो अब हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये देखो, ये जो प्रोकैरियोट सेल है, ये वही वाला सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक। अब ये जो यूकैरियोट वाला सेल है, ये वही सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, उसका शुरुआत होगा एक क्वेश्चन के साथ। अब ये क्वेश्चन कहता है, अब ये एनसीईआरटी का लाइन भी है, उस लाइन को आप इस क्वेश्चन के फॉर्म में आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि भाई, जैसा कि प्रोकैरियोट के केस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी जो डीएनए है ना, वो स्कैटर्ड फॉर्म में थ्रू आउट द सेल नहीं है। एक्सप्लेन कीजिए कैसे। ठीक, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है। अब ये जो डीएनए जो रहेगा उसमें जेनेटिक मटेरियल, वो ऐसा नहीं कि छितरा हुआ ऐसे करके वो छितरा हुआ, ऐसा नहीं है, वो समेट के रखा हुआ है। कैसे, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब ये जो डीएनए पैकेजिंग होता है ना प्रोकैरियोट्स में, ये होगा डीएनए और प्रोटीन के हेल्प से। ठीक है। अब देखो, जो डीएनए होता है उसका अपना कुछ नेचर है। क्या नेचर है डीएनए का, तो डीएनए जो होता है ना, वो एसिडिक होता है नेचर में। ठीक। और ये जो डीएनए है, ये निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। अब समझाते हैं कि भाई ये कैसे है, क्यों है ना। अब आपको मैंने बताया था कि जो डीएनए है हमारा, डीएनए का कोई सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जो कि बना होता है 3 कंपोनेंट से। पहला कंपोनेंट शुगर, दूसरा कंपोनेंट फॉस्फेट, तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो फॉस्फेट था हमारा, ये फॉस्फेट प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है ना, तो इसीलिए ये जो डीएनए होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। अब देखो, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कैसा होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला होगा H3PO4। ठीक। अभी जो H3PO4 है, उसको अगर आप स्ट्रक्चर में बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये है फॉस्फोरस, ठीक, यहाँ बन गया ऐसा, ये OH हो गया, ये भी OH हो गया, ये भी OH हो गया, और यहाँ पे O हो गया डबल बॉन्ड के साथ। आप देख सकते हो H3PO4 स्ट्रक्चर है। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, एसिड वही है जो कि H+ को रिलीज कर सकता है। अब यहाँ से हो सकता है कि ये H रिलीज हो गया तो O- बचेगा, यहाँ से भी H जब रिलीज हो जाएगा तो O नेगेटिव बचेगा, यहाँ से भी H गया तो O नेगेटिव बचा। अब देखो, आपको मैंने समझाया कि ये फॉस्फोरिक एसिड था जो कि आयोनाइज होकर के फॉस्फेट आयन बन गया, जो कि कैरी करता है क्या, निगेटिव चार्ज। इसीलिए हमारा डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल भी है। ठीक, ओके। अब देखो, ये जो प्रोटीन है हमारा, ये प्रोटीन कैसा होता है, तो ये प्रोटीन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है। अब समझो,
आप ये देखो कि डीएनए जो है वो पैकेजिंग हो रहा है, करेक्ट। तो अब ये पैकेजिंग होगा तो अपोजिट नेचर का तो चीज़ होना चाहिए ना, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। अपोजिट नेचर कैसे? तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल और ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, तभी तो ये कुछ ऐसा कंडेंस करेगा, ये ना ऐसा वो पैकेजिंग कुछ करेगा, दोनों मिलेगा आपस में, अट्रैक्शन कुछ होगा, ठीक। अब देखो क्या होता है, समझते हैं। क्या होगा ना कि जो ये है सेल हमारा, ठीक, तो सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब नहीं होगा तो डीएनए क्योंकि छितरा हुआ नहीं रहे, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं रहे, इसीलिए डीएनए क्या होगा, ऐसे ऐसे ये हेल्ड हो जाएगा, है ना, ऐसे टुगेदर साथ में ये हेल्ड हो जाएगा। कैसे? तो ये वाला जो बेसिक चार्ज वाला जो प्रोटीन है, मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज वाला प्रोटीन है उसके साथ मिलकर के, है ना, तो ये जब ऐसे ये जुड़ जाएगा, ऐसे वो कॉइलिंग हो जाएगा, तो इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियोइड। आप समझो एक बात एकदम ध्यान से कि न्यूक्लियोइड का मीनिंग क्या है। आप फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना सोलेनोइड, क्या होता था सोलेनोइड, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में आप पढ़ते थे। वो ऐसे वो एक मैग्नेट होगा और वो कॉपर का वायर ऐसे 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 वो लपेटा हुआ रहेगा, वो लूपिंग किया हुआ रहेगा, उसको हम लोग सोलेनोइड कहते हैं, ठीक। अच्छा, आपको मैं तो यहाँ पे बताऊंगा भी कैसे डीएनए क्रोमेटीन फाइबर बनेगा, फिर वो क्रोमेटीन कैसे क्रोमोसोम बनेगा। बट वो जो क्रोमेटीन है वो क्रोमोसोम बनने से पहले वो थोड़ा डेप्थ में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सोलेनोइड बनता है वो। तो सोलेनोइड भी क्या होता है, वो ऐसा वो लूपिंग किया हुआ स्ट्रक्चर होता है सोलेनोइड। तो ये जो ऑइड स्ट्रक्चर है ना, इसका मतलब ये होता है लूपिंग किया हुआ होना, क्योंकि ये न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियोइड कह दिया, ठीक है। क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा प्रोटिस्टा होता है ना, मोनेरा जब हम लोग पढ़ाते थे, थोड़ा सा डेप्थ में अगर हम लोग बात करेंगे तो मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट का, जब हम लोग न्यूक्लियस को कहते थे, अदर लैंग्वेज हम लोग कहते हैं ना कि प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। वो कहाँ से आया न्यूक्लियोइड, यहाँ से आया न्यूक्लियोइड, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो यहां से एक और इंटरेस्टिंग बात, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का जब पैकेजिंग पढ़ेंगे तो वहां पर जो प्रोटीन आएगा उसका अलग से नाम पढ़ना है, उसका नाम है हिस्टोन। अब देखो क्या होता है ना, ऐसा कुछ टीचर गलती से मिस्टेक कर जाते हैं कि भाई जब वहां पे यूकैरियोट में जब हिस्टोन मॉलिक्यूल है और प्रोकैरियोट में हम लोग फिर कह देंगे क्या, नॉन हिस्टोन। नॉन हिस्टोन नहीं कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 11th में अलग से ना नीचे में ऐसा दिया हुआ है, पेज नंबर शायद 99 होगा या 100 होगा, आप देखना चेक करना पोर्टल एनसीईआरटी में, तो वहां पे लिखा हुआ है एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, है ना, जो कि इन्वॉल्व होता है हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में। जब नॉन हिस्टोन हायर लेवल में इन्वॉल्व होता है, हम लोग ऐसे कैसे कह देंगे भाई नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है या फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है प्रोकैरियोट में, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक, करेक्ट। आइए, अगर यहाँ पे हम लोग नाम फिर भी देना अगर चाहेंगे तो हम लोग बोल देंगे क्या, हम लोग बोल देंगे पॉलीअमीन्स, ठीक है। पॉलीअमीन्स जो प्रोटीन का नाम हम लोग ऐसे कह सकते हैं। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए बातों को, क्या कि प्रोकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होता है वो कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ मिलकर ऐसा लूपिंग करेगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोइड, ठीक है। चलिए आइए, अब नेक्स्ट है क्या, यूकैरियोट्स। अब देखो यूकैरियोट में ठीक उसी तरीके से जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर का तो होता ही है और ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल तो है ही। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है ऑक्टामर के फॉर्म में। क्या होता है ऑक्टामर, समझते हैं इस बात को। पहले लिखेंगे हम लोग कि भाई प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर, ठीक है, ऑक्टामर। अब ये ऑक्टामर क्या है, तो ऑक्टामर का मतलब है क्या, 8 यूनिट, ठीक। और जो 8 यूनिट है ना, ये जो पूरा जो प्रोटीन है उसका नाम भी है, क्या नाम है भाई, उसका नाम है हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टामर होता है ये। अब समझते हैं ये। अब ये जो प्रोटीन है इसका क्या है, ये नाम है ये, है ना, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस समझो कैसा होता है। इसका एग्जिस्टेंस है बेसिक नेचर का, ठीक है, ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। अब ये बेसिक नेचर क्यों है भाई, है ना, और इसमें चार्ज कौन सा होता है, इसमें चार्ज होता है कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। और ये बेसिक नेचर का क्यों है, आप शायद आपको क्लास 11th बायोमोलिक्यूल, ठीक है, आपको नहीं याद है बायोमोलिक्यूल क्लास 11th, समझो ध्यान सुनो, बायोमोलिक्यूल क्लास 11th में आप ये बात पढ़े थे कि अमीनो एसिड्स जो होता है ना, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का, जो अमीनो एसिड होता है ना वो बहुत नेचर का है, मतलब वो हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है वो एसिडिक हो सकता है वो बेसिक हो। तो अब जो अमीनो एसिड है आपको एक नाम पढ़ना था वहां पे, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन होता है और अर्जिनिन होता है। तो ये जो हमारा प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है ना वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है वो बेसिक नेचर का, क्योंकि इसके साइड चेन में लाइसिन और अर्जिनिन जो कि एक तरह का बेसिक अमीनो एसिड है वो मॉलिक्यूल है, इसी कारण से ये क्या है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ड्यू टू द presence of lysine and arginine, ठीक है, अर्जिनिन।
तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम लोग अब तक समझ चुके हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन जो है वो बेसिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि उसके साइड चेन में लाइसिन और अर्जिनिन पाया जाता है जो कि एक बेसिक अमीनो एसिड है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता ही है। ठीक, चलिए अब देखिए हम लोग इसके बारे में अब देखते हैं कि पैकेजिंग होगा कैसे, समझना अच्छे से। जो पैकेजिंग है ना वो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। अब ये जो 8 जो यूनिट होता है ना वो कैसे होगा, तो आपको 3D में आप अगर देखोगे तो 4 यूनिट आपके सामने, 1 2 3 4 और 4 यूनिट पीछे है, तो ये 8 यूनिट हो जाएगा ऑक्टामर। ठीक, अब इसका नाम है एक एक नाम में कहता है क्या, H2A, फिर बोलेगा H2B, फिर बोलेगा H3, फिर बोलेगा H4 और H1 के बारे में बताएंगे कुछ देर के बाद में। ठीक है, देखिए अब ये जो नाम है ना ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक, अब ये जो एक एक जो चीज़ बनाए, ये हमारे पास क्या था, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल था, है ना, हिस्टोन। अब जो डीएनए आएगा हमारे पास जो कि निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, वो क्या करेगा, ऐसे वो है ना रैपिंग करेगा, ऐसे वो क्वाइलिंग करेगा। ठीक, ये क्या था, डीएनए था। और अब ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, मतलब द निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होता है ना, रैपिंग होगा, कंडेंस होगा किसके अराउंड में, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड में, और जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब देखो इसको आप एक एग्जांपल से समझो कि सोचो ना, एक सेकेंड, सोचो ये आपके पास है हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपके पास डीएनए का थ्रेड है पूरा। ठीक, अब आपने इसको ऐसे रैपिंग किया, ऐसे कंडेंस किया, कंडेंस किया, कंडेंस किया, ऐसे रैपिंग कर दिया। ठीक, अब आप ये जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या है आपके पास, न्यूक्लियोसोम है। अब इसको अगर आप छोड़ दोगे ऐसे तो ये तो खुल गया, खुल गया ना, है ना। तो क्योंकि ये खुले नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रैपिंग करके एक यहाँ पे ऐसा क्लिपिंग लगा देंगे, ऐसा क्लिप लगा देंगे, तो ये क्लिप क्या करेगा, इसको खुलने से बचाएगा, है ना, खुलने से इसको रोकेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक क्लिपिंग होता है, ऐसे क्लिप टाइप का ये प्रोटीन होगा, जिस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, एकदम अच्छे से समझना है बातों को। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन है, इसको अगर आप एक बार ऐसे देखने का कोशिश करो, ये जो बना ये क्या है, एक न्यूक्लियोसोम। ठीक, अब ये जो बना ये कौन सा है, दूसरा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये कौन सा है, H1 हिस्टोन। यहाँ पर जो प्रोटीन है वो कौन सा है, H1 हिस्टोन। लेकिन ये जो बीच में जो डीएनए गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो ये वाला न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोसोम और ये वाला न्यूक्लियोसोम, दोनों न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर रहा है ना, लिंक कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, लिंकर डीएनए। इससे क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, चलिए तो दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने वाला, लिंक करने वाला जो डीएनए होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिंकर डीएनए कह देंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, है ना, ये देखो ये हिस्टोन ऑक्टामर है। ठीक, और ये क्या है, ये डीएनए है, और ये ऐसा क्लिपिंग लगा दिया ताकि ये खुल नहीं जाए, इसको हम लोग क्या बोले हैं, हिस्टोन बोले, H1 हिस्टोन। ठीक, और ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना उसको हम लोग क्या बोले, न्यूक्लियोसोम बोले। अब सर ये गोल कैसा दिखाई दे रहा है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी है ना, देखो एनसीईआरटी को अगर आप समझ सक रहे हो ना तो आप जीवन में आप कुछ बढ़िया कर रहे हो आप। ठीक है, मतलब कुछ कुछ जगहों पे आपको किसी किसी की भावनाएं आपको समझ में आने लग जाएगी अगर आप एनसीईआरटी अगर आप समझ सक रहे हो तो। बहुत गहरा बात था ये। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो एक बात बताते हैं, समझना। अब ये जो मॉलिक्यूल है, अच्छा एनसीईआरटी हमारा एक और बात कहता है, ये कहता है कि भाई जो न्यूक्लियोसोम है उसमें जितना डीएनए रैप हुआ, कितना डीएनए रैप हुआ, तो उसमें 200 ऑफ बेस पेयर तक वाला डीएनए रैप हो चुका है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से रैप हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा जूम आउट करके हम लोग देखेंगे ना तो हमको ऐसा ही दिखाई देगा, न्यूक्लियोसोम रिपीट होता हुआ। ठीक, एक न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम, तीन, ऐसा दिखाई देगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग जूम आउट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा, ये दिखाई देगा फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये जो बना ना, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, देखो इसी को हम लोग कह रहे हैं रिपीटिंग
units of nucleosomes will give the appearance of beads on string। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी में, देखो समझो। ये जो रिपीटेटिव यूनिट्स है ना, ये एक न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम, ये एक धागा के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कैसा धागा के जैसा स्ट्रक्चर? ये जो है ना कुछ इस तरह से धागा के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जगह जगह पे क्या रहेगा? ये न्यूक्लियोसोम लगा हुआ रहेगा। अब ये जो है जगह जगह पे जो न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा है, मतलब जो डीएनए एक्चुअल में ऐसा होता है, ये डीएनए है ना, ये डीएनए न्यूक्लियोसोम 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 रिपीट होकर के फाइबर जैसा अपीयरेंस दिखाई देगा, और इस अपीयरेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? क्रोमेटिन बोल देंगे। क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन फाइबर है। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसी को बोला गया है बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, जो कि दिखता है क्रोमेटिन फाइबर में। क्यों? न्यूक्लियोसोम जब रिपीट होगा, 1 2 3 4 रिपीट होगा, तो वो दिखाई देगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स मतलब वो मोती, मोती किसको बोला गया? न्यूक्लियोसोम को बोला गया। और वो माला किसको बोला गया? धागा वो बोला गया डीएनए को। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो, ये है आपके पास एनसीईआरटी का डायग्राम। बताया भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला पिक्चर है ये। बीट्स ऑन स्ट्रिंग ये दिखा रहा है। पता नहीं आपको कैमरे में विजिबल होगा कि नहीं। आप ऐसे सोचो कि ये पूरा पूरा थ्रेड है, और ये देखो गोल गोल यहाँ पे दिख रहा है, कहीं कहीं पे ये गोल गोल क्या है? यही है वो न्यूक्लियोसोम्स, है ना। मतलब ये क्या है? बीट्स है, और ये पूरा क्या है? ये स्ट्रिंग है। ठीक, चलिए आइए। हाँ, तो अब ये हमारे पास एनसीईआरटी का ये पूरा लाइन है। अब देखो, एकदम ध्यान देना, ठीक है। चलिए आइए भाई, प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट्स है ना, जैसे ई कोलाई, उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन फिर भी जो डीएनए है वो स्कैटर्ड नहीं है थ्रू आउट द सेल। डीएनए क्योंकि एक निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, हेल्ड होता है विद सम प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और वहाँ पे जो रीजन बनेगा उस तरह का, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलेंगे। अब वो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड जो है ना, वो डीएनए न्यूक्लियोइड बन जाता है, वो लार्ज लूपिंग बनाता है वो प्रोटीन के साथ। ठीक है, अब देखो यूकैरियोट के केस में, यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ पर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को क्या बोला है? वो बेसिक प्रोटीन्स बोला है, जो कि हिस्टोन होता है। अब ये जो प्रोटीन है वो अक्वायर कर लेता है चार्जेस, डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा वाला अमीनो एसिड रेसिड्यू मौजूद है उसके साइड चेन में। ठीक है, हिस्टोन जो है वो रिच होता है किस में? बेसिक वाले अमीनो एसिड रेसिड्यू में, जिसका नाम लाइसिन और अर्जिनिन है। ये जो बोथ अमीनो एसिड है ना, वो क्या कैरी करेगा? पॉजिटिव वाला चार्ज कैरी करेगा उसके साइड चेन में। तो जो हिस्टोन है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है 8 यूनिट, है ना, ये 8 मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि एक तरह का, अच्छा वहाँ फुल स्टॉप हो गया। अभी जो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है डीएनए, वो रैप हो जाता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, और ये बनाएगा क्या? स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको बोलेंगे क्या हम लोग? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। अब एक जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें 200 ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है वो क्या करेगा? रिपीट होगा, है ना, रिपीटिंग यूनिट्स स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक, अब यही जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देता है। ठीक है, चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगा, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं पिछला वाला वीडियो जेनेटिक मटेरियल है उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, चाहो तो आप चेक करना। पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।